गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसफ़र आरएनए की संरचना तथा इसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफ़र आरएनए, जिसे टीआरएनए भी लिखा जाता है, इसके कई और नाम हैं, जैसे कि सॉल्युबल आरएनए, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आरएनए इत्यादि। ट्रांसफ़र आरएनए तीनों प्रकार के आरएनए में से सबसे छोटा होता है। इसके अणु अन्य आरएनए की तुलना में आकार में छोटे होते हैं तथा कम अणुभार वाले होते हैं। यह टोटल सेलुलर आरएनए का लगभग 10 से 15% भाग बनाता है। ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यद्यपि इसका निर्माण केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, परंतु बनने के पश्चात यह साइटोप्लाज्म में विसरित हो जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के ट्रांसफ़र आरएनए पाए जाते हैं। लगभग 60 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कोशिका द्रव्य में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ट्रांसफ़र आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनी संरचना है। इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक विशेषताओं को समझाने के लिए एक विशेष प्रकार का मॉडल प्रपोज किया गया है, जिसे क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो यह जान लें कि इसे क्लोवर लीफ क्यों कहा जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए का अणु इस प्रकार से पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी संरचना है, परंतु यह रेखीय संरचना अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाती है इस प्रकार से, और फोल्ड होने के पश्चात इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पेयरिंग शो करते हैं। अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाने के कारण इसके 3' व 5' सिरे एक दूसरे के पास आ जाते हैं और क्लोवर लीफ के समान संरचना बना लेते हैं, अर्थात मेथी के पादप के समान की संरचना या आकृति प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इस मॉडल को नाम दिया गया है क्लोवर लीफ मॉडल। इस संरचना को सर्वप्रथम हॉले नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। हॉले ने इस संरचना को क्लोवर लीफ मॉडल नाम दिया। तो दोनों सिरों के एक दूसरे के समीप आने से कुछ भुजाएं तथा कुछ लूप्स प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार ट्रांसफ़र आरएनए में हमें 5 आर्म्स या भुजाएं नज़र आती हैं तथा 4 लूप नज़र आते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की संरचना। आर्म्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म में किसी प्रकार का लूप नहीं पाया जाता। डी आर्म, जिसमें डीएचयू लूप पाया जाता है। एंटीकोडोन आर्म, और इसी के साथ एंटीकोडोन लूप पाया जाता है। वेरिएबल आर्म, यह कुछ आरएनए में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे परिवर्ती भुजा अथवा वेरिएबल आर्म नाम दिया गया है। और इसके साथ जुड़ा लूप है वेरिएबल लूप। और 5वीं आर्म है राइबोसोम रिकॉग्निशन आर्म, और इसके साथ जुड़ा लूप है T5C लूप। तो इस प्रकार ट्रांसफ़र आरएनए की संरचना अनेक आर्म्स तथा लूप्स से मिलकर बनी हुई है। तो यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र के अनुसार हम एक एक करके विभिन्न आर्म्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राही भुजा या एक्सेप्टर आर्म या अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो ये देखिए, आरएनए के दोनों सिरे यानी 5' तथा 3' सिरे एक दूसरे के पास आ गए हैं। यहाँ पर 7 पेयर्ड तथा
4 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स आपको दिख रहे हैं। ये 7 पेयर्ड्स तथा ऊपर 4 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से प्रथम 3 न्यूक्लियोटाइड हमेशा CCA के क्रम में ही पाए जाएंगे। CCA क्षार क्रम ही अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल को अपने से संयोजित करता है और क्योंकि अमीनो एसिड यहाँ आकर जुड़ता है इसीलिए इस भुजा को अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट के नाम से जाना जाता है। एक और ख़ास बात जो कि आप इस भुजा के बारे में नोट करेंगे कि यहाँ पर 3' एंड पर एक फ्री OH ग्रुप उपस्थित होता है जो कि ATP की उपस्थिति में एनर्जाइज्ड अमीनो एसिड से जुड़ जाता है तथा अमीनो असाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आम ग्राही भुजा जहाँ पर कि अमीनो एसिड आकर जुड़ता है। अब ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर ट्रांसफर RNA के 3' एंड पर CCA क्षार क्रम नहीं पाया जाएगा तो यह अमीनो एसिड को अटैच नहीं कर पाएगा और यह ट्रांसफर RNA नॉन फंक्शनल होगा। अमीनो एसिड हमेशा 3' एंड पर CCA के साथ ही अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी भुजा के बारे में जो कि है D आर्म या इसे D स्टेम कहा जाता है और इसके साथ जो एसोसिएटेड लूप है वह है D लूप या DHU लूप। यह आर्म लगभग 8 से 15 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है जिसमें से 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड्स तो पेयर्ड होते हैं, बाकी अनपेयर्ड होते हैं। यहाँ एक लूप बनता है जिसे कि D लूप, ये आप देख रहे हैं लूप बन रहा है, ये आर्म है, इसे D लूप या DHU लूप कहा जाता है। अब DHU का पूरा नाम क्या है? डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप। D लूप तथा एक्सेप्टर आर्म के 5' सिरे का निचला हिस्सा अभिज्ञान स्थल बनाते हैं जो कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने वाली एंजाइम्स की पहचान करता है। तो यह थी दूसरी आर्म जिसको हमने नाम दिया D आर्म तथा ये लूप बना जिसको हमने नाम दिया DHU लूप। अब हम आ जाते हैं तीसरी भुजा जिसको कि एंटीकोडोन आर्म तथा जो लूप बनता है उसे एंटीकोडोन लूप कहा जाता है। एंटीकोडोन आर्म कोडोन रिकॉग्निशन साइट के रूप में काम करती है। यहाँ पर पाया जाने वाला जो मध्य भाग होता है इसकी 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोडोन को पहचानने का कार्य करती है। ये कोडोन मैसेंजर RNA पर ट्रिपलेट के रूप में पाए जाते हैं। ट्रिपलेट के रूप में पाए जाने वाले क्षारों की कॉम्प्लीमेंट्री क्षारें जो हैं वह इस एंटीकोडोन में पाई जाती है और इस प्रकार एंटीकोडोन मैसेंजर RNA की कोडोन से संयोजित हो जाता है तथा ट्रांसफर RNA को मैसेंजर RNA से जोड़ता है। एंटीकोडोन भाग ट्रांसफर RNA का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि यही भाग मैसेंजर RNA पर स्थित कोडोन की पहचान करता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं वेरिएबल आर्म पर। यह पहले भी मैं बता चुकी हूँ कंपैरेटिवली अस्थिर प्रकार की आर्म होती है जो कि 4 से 13 क्षारों के बीच की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट भाग है T स्टेम अथवा T लूप। यह भुजा सभी RNA में आवश्यक रूप से पाई जाती है। यह 5 पेयर्ड तथा 7 अनपेयर्ड बेसिस से मिलकर बना होता है जिसकी बाह्य क्षारें हमेशा C और G के रूप में पाई जाती है। ट्रांसफर RNA की यह साइट ट्रांसफर RNA को राइबोसोम से अटैच करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह क्लोवर लीफ मॉडल
अलग अलग प्रकार की आर्म्स तथा अलग अलग प्रकार के लूप्स से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक आर्म तथा प्रत्येक लूप का अपना विशिष्ट कार्य है और यह ट्रांसफर आरएनए की एक स्पेशल या पर्टिकुलर संरचना बनाता है। आप देखेंगे कि ट्रांसफर आरएनए में आपको कई प्रकार की अपसामान्य अथवा अनयूजुअल क्षारें भी नजर आएंगी। सामान्य क्षार आप जानते हैं प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स होती हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा आरएनए में यूरेसिल पाई जाती है। ट्रांसफर आरएनए में इसके अलावा कुछ अपसामान्य क्षारें जैसे कि डाइहाइड्रोयूरिडिन, DHU, स्यूडोयूरिडिन, आइनोसिन, मिथाइल आइनोसिन, मिथाइल साइटोसिन तथा मिथाइल ग्वानिन इत्यादि भी पाई जाती हैं। अपसामान्य क्षारों का निर्माण सामान्य बेसिस के मिथाइलेशन से होता है। तो इस प्रकार यह ट्रांसफर आरएनए का लाक्षणिक गुण है कि इसमें कई एबनॉर्मल बेसिस भी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या है। ट्रांसफर आरएनए कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका द्रव्य में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग क्रम में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ट्रांसफर आरएनए इन अमीनो एसिड्स के साथ जुड़कर इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस की साइट यानी राइबोसोम्स पर जाकर लेकर जाता है तथा एंटीकोडोन आर्म पर जो मैसेंजर आरएनए संयुक्त होता है उसकी सूचना के अनुसार अमीनो एसिड्स को अरेंज करता है। तो इस प्रकार आवश्यक अमीनो एसिड्स को पहचान कर उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तक पहुंचाना तथा विशिष्ट प्रकार से अरेंज करना ताकि रिक्वायर्ड प्रोटीन का निर्माण हो सके, यह ट्रांसफर आरएनए का विशिष्ट कार्य है। क्योंकि यह अमीनो एसिड का ट्रांसफर कर रहा है इसीलिए इसे ट्रांसफर आरएनए नाम दिया गया है। तो इस प्रकार तीनों आरएनए में से ट्रांसफर आरएनए यह महत्वपूर्ण कार्य करता है तथा इसमें विशिष्ट संरचना क्लोवर लीफ मॉडल पाई जाती है। धन्यवाद।